नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवंश कौर कोहली, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी में पदस्थ हूँ। मैं आज बीए भाग 3 भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई का विषय वन, फॉरेस्ट, इनके आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व तथा संरक्षण पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, जंगल संसार के लगभग 9.5% हिस्से में फैले हुए हैं। हमारी भूमि में, थल में लगभग 30% हिस्से को घेरे हुए हैं। ये कहा जाए कि विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकार और विभिन्न ऊंचाइयों वाली वनस्पतियों का समूह, उनका समुच्चय ही वन कहलाता है। और वनों पर मिट्टी, समुद्र तट से ऊंचाई, वर्षा, जलवायु तथा वायुमंडल की दशाओं का पूरा प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं वन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जलवायु। इसके अंतर्गत वर्षा, तापमान, वायु का दबाव, सूर्य का प्रकाश, पवनों का वेग, वायुमंडल की आर्द्रता जैसे बहुत से कारक हैं जो वनों के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि वनों को जलवायु का सूचक भी कहा जाता है। एक उदाहरण से स्पष्ट होता है कि 25 सेंटीमीटर वर्षा से अगर कम वर्षा होती है तो वहाँ का क्षेत्र या तो वनस्पति विहीन होता है या वहाँ पर बहुत कम मात्रा में घास पाई जाती है। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ या नागफनी जैसे पेड़ पौधे मिलते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन तथा ठंडे प्रदेशों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। दूसरा है धरातलीय स्वरूप। चट्टानों का प्रकार, मिट्टी की संरचना, मिट्टी की मोटाई, समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कुछ लक्षण हैं जो धरातल का स्वरूप बनाते हैं। और गर्म प्रदेशों के मैदानों में सदाबहार वन तथा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कोणधारी वनों का पाया जाना इसका प्रमाण है। तीसरा है मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी में आर्द्रता को रोकने की क्षमता होती है। पौधों और वृक्षों को विकसित करने की क्षमता पैदा होती है जिस वजह से, अतः मिट्टी की उर्वरता भी वनों को प्रभावित करती है। चौथा है अधोभौमिक जल। भूगर्भ में पाए जाने वाले जल की मात्रा पेड़ पौधों को जीवंत रखने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। भूगर्भ के जल में बड़े बड़े वृक्षों की लंबी लंबी जड़ें पहुंच जाती हैं और वो बिना सिंचाई या बिना वर्षा के भी जीवित रह सकती हैं, जैसे कि बरगद के, नीम के, पीपल के वृक्ष हैं, ये इसी प्रकार जीवित रहते हैं। पांचवा है जैविक कारक। वनों द्वारा, पशुओं के द्वारा वनों की चराई और मनुष्यों के द्वारा वनों की कटाई तथा रोपण दोनों कार्य होता है और ये जैविक कारण वनों को प्रभावित करते हैं। तकनीकी स्तर। वनों के कच्चे माल का उपयोग कल कारखानों के माध्यम से तकनीकी सहयोग के द्वारा किया जाता है, जैसे लकड़ी जलाकर ईंधन प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के फल फूल, जड़ों और पत्तियों से दवाई बनाना। ये सारी तकनीकी स्तर से संबंधित जो कार्य हैं ये भी वनों को प्रभावित करते हैं। इस मानचित्र में तापमान एवं वर्षा के आधार पर विश्व की वनस्पति को स्पष्ट किया गया है। जहाँ पर तापमान और वर्षा ज़्यादा होती है वे क्षेत्र वन के होते हैं। जहाँ पर तापमान और वर्षा की मात्रा कम होती है, तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है और वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्र घास के क्षेत्र होते हैं। और जहाँ पर तापमान तो ज़्यादा रहता है मगर वर्षा बहुत न्यून होती है वो क्षेत्र मरुस्थल के क्षेत्र कहलाए जाते हैं, जहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। वनों के प्रकार। वनों के प्रकारों को अगर देखा जाए तो 7 प्रकार के वन हैं। उनमें सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, जिन्हें हम सदापर्णी या विषुवतरेखी वन भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में इनका 51%, अफ्रीका में 20 और एशिया में 17% ये वन फैले हुए हैं। यहाँ पर साल भर वर्षा होती है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रहती है। मुख्य वृक्षों के अंतर्गत हैं महोगनी, ताड़, एबोनी, रोजवुड, रबड़, आयरनवुड, सिंकोना, देवदार, वालनट और नारियल के वृक्ष। इनकी विशेषताएं हैं, इन वनों की
के वृक्षों की ऊंचाई 7 से 10 मीटर तक होती है। इनकी पत्तियां चौड़ी, कड़ी और गहरे हरे रंग की होती हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। ये दृढ़ लकड़ी या कठोर लकड़ी के वन माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, मलेशिया, हिंद, चीन, उत्तरी बर्मा, उत्तरी थाईलैंड, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी जापान, मध्य रूस, ब्राज़ील का पूर्वी भाग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्वी अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। एशिया महाद्वीप में 47%, उत्तरी अमेरिका में 24%, यूरोप में 16%, दक्षिण अमेरिका में 10% और अन्य स्थानों पर 3% कुल क्षेत्र के भूभाग में ये वन फैले हुए हैं। ये मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में होते हैं। मुख्य रूप से इनमें साल, सागौन, बांस, शीशम, बेल, नारियल, चंदन, पीपल, मोम के वृक्ष मिलते हैं। बड़े और छायादार वृक्ष होते हैं, इनकी विशेषता है, तथा ग्रीष्म ऋतुओं में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वनों का जो तीसरा प्रकार है वह है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क पर्णपाती वन। ये वन भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में, मध्य चीन में, कैलिफोर्निया एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से सागरी जलवायु वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष हैं जैतून, ओक, कॉर्क, चेस्टनट, वालनट, यूकेलिप्टस, एश के वृक्ष, जैतून, अंगूर, नींबू, नारंगी इत्यादि पाए जाते हैं। इसकी विशेषता है सदाबहार वन के जैसे होते हैं। इनकी जड़ें मोटी और लंबी होती हैं, तने मोटे, खुरदुरी छाल और गूदेदार एवं चिकनी पत्तियां होती हैं तथा पत्तियों में रोए पाए जाते हैं। चौथे प्रकार का वन है जिसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। ये वन उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिण में 25 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य चीन, जापान, कोरिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी कनाडा एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंट लॉरेंस के क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय होती है और इसमें मुख्य रूप से अखरोट, चेस्टनट, वालनट, हेमलॉक, ओक, बीच, पोपलर, एश और हिकोरी जैसे वृक्ष मिलते हैं। ये पर्णपाती वृक्ष होते हैं और संसार में 48 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। पांचवें प्रकार का वृक्ष जो जंगल हैं वह हैं शीतकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें हम शंकुल या टैगा वन भी कहकर पुकारते हैं। ये पृथ्वी पर इन वनों का विस्तार 106 करोड़ हेक्टेयर पर है। इसमें उत्तरी अमेरिका में कुल क्षेत्रफल का 39.5%, एशिया में 33.6%, यूरोप में 21.9% और दक्षिण अमेरिका में 4%, ऑस्ट्रेलिया में 6% तथा अफ्रीका में कुल क्षेत्रफल का 3% भूभाग यह वन घेरे हुए है। ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधिकांश भागों में जो ठंडे भाग हैं वहाँ पर ये वन फैले हुए हैं। ये न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इनके अंतर्गत मुख्य वृक्षों में है चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक, फर, लार्च, सीडार, साइप्रस, डगलर फर इत्यादि वृक्ष हैं। इनकी मुख्य विशेषता है ये सदा हरे भरे रहते हैं, मोटी छाल होती है, पत्तियां नुकीली, वृक्ष की लकड़ी मुलायम और हल्की होती है, ऊंचाई 70 मीटर, सर्वाधिक ऊंचाई के वृक्ष इनकी लकड़ियों के वृक्ष होते हैं तथा इनकी लकड़ियों से फर्नीचर, लुगदी, दिया सलाई, खेल का सामान और पैकिंग बॉक्स जैसे सामान बनाए जाते हैं। छठवें प्रकार के जंगल के अंतर्गत है घास के वन। इन्हें हम हाथी घास कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि इन घासों की ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि इनके बीच अगर हाथी आ जाए तो वो भी दिखाई नहीं देता। इन वनों में मुख्य हैं सवाना का सूडान, ब्राज़ील में कैंपोज, ब्राज़ील में ही सेराडो लानोज, कोलंबिया और वेनेजुएला साहेल, आकेशिया और सवाना के क्षेत्र में लाल सागर से लेकर एंटार्कटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में ये फैले हुए हैं, जहाँ पर ऐसी घास मिलती है। पैम्पास घास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में मिलती है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी का मैदान पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में तथा प्रेरीज का मैदान उत्तरी अमेरिका में, पुस्ताज का मैदान हंगरी में मिलता है। ये न्यून वर्षा
वाले क्षेत्र में जहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ मिलते हैं। इन्हें हाथी घास कहते हैं। 1 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। 7वें वन का प्रकार है मरुस्थली वन, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन माने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में सैंडब्रूश, ग्रेस वुड, मैक्स वाइट जैसे वनस्पति के रूप में उत्तरी अमेरिका में ये मिलते हैं। एशिया में सैक्सोल, अफ्रीका में अकेशिया, ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के नाम से मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। ये बहुत ही न्यून वर्षा के क्षेत्र में और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से क्रियोसोट वुड, नागफनी, याका, खेजड़ी, ताड़, बबूर, बेर, पलाश, कीकर जैसे झाड़ियाँ मिलती हैं। ये इनकी पत्तियाँ और छाल मोटी और गूदेदार तथा इन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं। इस मानचित्र में विश्व की मुख्य वनस्पतियाँ या विश्व के मुख्य वन दिखाई दे रहे हैं। इन वनों में मुख्य रूप से है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण सदापर्णी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण मिश्रित वन, शीतोष्ण संकुल वन, उष्ण घास के क्षेत्र, शीतोष्ण घास के क्षेत्र, मरुस्थलीय वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति को इस मानचित्र में दिखाया गया है, जो विभिन्न छायाओं के माध्यम से अंकित हैं। विश्व के वनों का क्षेत्रफल जो कि लाख वर्ग किलोमीटर में प्रदर्शित है इस चार्ट के माध्यम से। रूस में 81.49 लाख वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्रफल है, जो कुल देश का 49.40% है। कनाडा में 49.14% वन का क्षेत्रफल है, जो कि कनाडा के कुल क्षेत्रफल का 49.24% है। ब्राज़ील में 49.16 लाख वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र है, जो ब्राज़ील के कुल भूमि के 56.16% को घेरा हुआ है। अमेरिका में 32.009 लाख वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र है, जो कि उसके कुल भूमि का 33.84% को घेरे हुए है। चीन में 20.83 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि उसके कुल भूमि का 21.83% घेरे हुए है। ऑस्ट्रेलिया में 14.708 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि उसके कुल क्षेत्रफल का 19.9% भाग को घेरे हुए है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में 11.72 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, जो कि उसके कुल क्षेत्रफल का 50% हिस्सा घेरे हुए है। अर्जेंटीना में 9.45 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, जो कि उसके कुल क्षेत्रफल का 34% वन को घेरे हुए क्षेत्र को घेरे हुए है। इंडोनेशिया में 8.84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन भूमि है, जो कि वहाँ की कुल भूमि के 46.46% क्षेत्रों को घेरे हुए है। भारत में 8.02 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, जो कि उसके कुल क्षेत्र का 24.4% क्षेत्र को घेरे हुए है। अब देखते हैं वनों का आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। वनों का ये दोनों महत्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। प्रत्यक्ष के अंतर्गत वनों की पत्तियों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जो कि नीचे गिरते हैं उनसे ईंधन और लकड़ी प्राप्त होती है। हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। फल फूल, पत्तियां, रबड़, लाख, गोंद, तने, मोम और लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों पर आश्रित उद्योग दिया सलाई, कागज, रेशम और खेल के सामान भी बनते हैं। वनों की खूबसूरती से संरक्षित अभयारण्य के माध्यम से पर्यटक उद्योग का विकास होता है, जिससे कि आर्थिक लाभ मिलता है। वनों से जो प्रत्यक्ष लाभ होता है वो है वनों से जलवायु का निर्धारण का होना। वन वर्षा के कारण बनते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन बाढ़ रोकने में भी सहायक होते हैं। वनों से वातावरण स्वास्थ्यप्रद और सुहावना हो जाता है तथा पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वन का संरक्षण। ब्रिटिश पारिस्थितिकीवेत्ता अलम ग्रेंजर के अनुसार संसार के वनों को काटने का सीधा मतलब होता है कि पृथ्वी के समस्त जीवधारियों के आधे से अधिक घरों को गिरा देना। भारत में कुल 24.4% भूभाग वनाच्छादित है। यह विश्व के कुल भूभाग का
2.4% हिस्सा है, जिस पर 17% आबादी और 18% पशुओं की ज़रूरतें पूरी होती हैं। भारत में 8021 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसमें 1243 वर्ग किलोमीटर वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि हुई है। 1990 से 2015 के बीच संसार के वनों के क्षेत्र में 90,000 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, परंतु अफसोस की बात यह है कि उसके साथ ही साथ जंगल में कटाव भी हो रहा है। सबसे अधिक जंगल रूस में काटे गए हैं और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जहां पर सबसे अधिक जंगल काटे गए हैं। ब्राज़ील के पश्चात कनाडा, अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और इंडोनेशिया तथा चीन और मलेशिया ऐसे देश हैं जहां लगातार वनों की कटाई जारी है। बहुत अधिक यहाँ वनों की कटाई हो रही है। पिछले 50 वर्षों में अमेज़न के जंगल में भी 17% की कमी हुई है। वन्य संरक्षण की आवश्यकता। कई कारण हैं जिसलिए हमें वन संरक्षण की आवश्यकता होती है। कृषि उद्योग के लिए वनों को साफ करना संयुक्त राज्य अमेरिका में तंबाकू उत्पादन के लिए और वर्जीनिया के तटीय क्षेत्र में वनों को साफ किया गया। अतः तंबाकू के उत्पादन के लिए और खेती के लिए जब वनों को साफ किया गया तो यहाँ के वनों को नुकसान पहुँचा है। फिर ईंधन तथा इमारती लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए वनों का लगातार विनाश किया जा रहा है। वनों की आग। ब्राज़ील की अंतरिक्ष एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार 2018 के मुकाबले वर्तमान में वनों में आग लगने की घटना 85% बढ़ चुकी है। कीट और बीमारियां भी वनों की एक समस्या है। दीमक, कृमि, पतंगे वृक्षों के बीज या डिंब और तनों को खा जाते हैं। सुंडी, झिंगुर, गुबरैला, जड़ें, छाल, तने, लकड़ियां, पत्तियां जिसके कारण नष्ट होती हैं। फफूंद लग जाने से भी लकड़ियां बेकार हो जाती हैं और पशुओं के द्वारा भी वनों को क्षति पहुंचती है। अतः वन संरक्षण की नीति। वनों की कटाई पर जहां तक संभव हो सके रोक लगाई जानी चाहिए तथा कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। वन संबंधी योजना ऐसी हो कि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले। वनों को शासन के द्वारा पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए। अतः इन बातों के लिए भारत में 1952 से वन नीति बनी। 1970 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हुई और वन संरक्षण पर ध्यान दिया गया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। 1951 से 80 के बीच भूमि का अपरदन 1.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष था, जबकि इस अधिनियम को लागू करने के बाद जो 1.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष भूमि का अपरदन होता था वो घट के 55,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के द्वारा लागू जो अधिनियम है उन्हें फॉलो करने से हमें लाभ हो रहा है, मगर वर्तमान समय में हमें बहुत आवश्यकता है कि वन संरक्षण की नीति को हमें और अधिक फॉलो करना, ताकि विश्व के वन सुरक्षित रहें और हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।